पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सी गॉड और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बैटल होने जा रही थी। अब आगे देखेंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने घमंड से उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले हम सबको हरा सकते हो? सी गॉड ने सिर हिलाया और कहा, व्यक्तिगत शक्ति हमेशा सीमित होती है, चाहे वह हम जैसे गॉड्स की ही क्यों ना हो। मुझे भी नहीं लगता कि मैं अपनी अकेली ताकत से तुम्हें हरा सकता हूं, लेकिन मैं यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा हूं। बात करते हुए सी गॉड ने रोंग नियनबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स की ओर रुख किया, उन्हें सिर हिलाकर देखा और कहा, आप सबने बहुत मेहनत की है, अब आगे का काम हमें सौंप दीजिए। उसने अपने हाथ में मौजूद गोल्डन ट्राइडेंट को ऊंचा उठाया और अचानक एक सुनहरी रोशनी आकाश की ओर उठी। आखिरकार सी गॉड सुप्रीम गॉड था और साथ ही गॉड रेल्म का पूर्व शासक भी रह चुका था। जैसे ही उसने कदम उठाया, सामने खड़े सभी गॉड्स के चेहरे बदल गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी डिवाइन पावर इकट्ठा कर ली ताकि मुकाबले के लिए तैयार हो सकें। लेकिन ओरिजिनल सिन गॉड्स अब ओरिजिनल सिन गॉड डिसेंडिंग डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उस बड़े फॉर्मेशन को चलाने के लिए गॉड रेल्म सेंटर की शक्ति खर्च होती है और दोबारा उसे इस्तेमाल करने के लिए गॉड रेल्म सेंटर में पर्याप्त शक्ति जमा होनी जरूरी थी। इसके बावजूद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नेता बनाकर उनके पक्ष में अब भी 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स मौजूद थे। कुल ताकत के हिसाब से वे सी गॉड से कहीं अधिक मजबूत थे। पूरी ताकत से देखें तो सी गॉड के पास मुख्य कॉम्बैट पावर के रूप में सिर्फ गॉड ऑफ इमोशन ही था। एलिमेंटल गॉड्स, रोंग नियनबिंग और बाकी लोग इतने थक चुके थे कि दोबारा लड़ने की हालत में नहीं थे। सी गॉड के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गोल्डन ट्राइडेंट से निकल रही सुनहरी रोशनी अचानक दिशा बदल गई और सीधे उसके पीछे मौजूद कास्टल पर जा गिरी। साथियों, क्या तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हो? टैंगसान की आवाज गूंजी और उसके पीछे मौजूद पूरा कास्टल सुनहरे रंग में बदल गया। एक के बाद एक खिड़कियां खुलीं और कई आकृतियां तेजी से बाहर निकलकर उसकी ओर उड़ आईं, फिर हवा में स्थिर हो गईं। सबसे पहले बाहर आने वाला एक गठीला सुनहरे बालों वाला पुरुष था। वह बेहद आकर्षक और दृढ़ नजर आ रहा था। उसके कंधे चौड़े थे और कद काठी मजबूत थी। देखने में वह करीब 30 साल का लगता था। उसे गॉड्स की बदनामी या आलोचना से जरा भी डर नहीं था। वही था गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर के बाद 4 और आकृतियां एक एक करके बाहर आईं। गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ कुकरी, गॉडेस ऑफ 9 कलर्स और गॉड ऑफ फीनिक्स। ये सभी गॉड्स, जिन्हें पहले ओरिजिनल सिन गॉड्स ने पकड़कर कैद कर रखा था, इसी कासल में बंद थे। अब टैंगसान की डिवाइन पावर की मदद से वे आखिरकार उस कैद से बाहर निकल पाए थे। वे सभी टैंगसान के पीछे क्रम से आकर हवा में खड़े हो गए। दाइमुबाई ने जोर से आवाज दी, हमें तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने दो। टैंगसान ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, बॉस दाई, कितना समय हो गया है जब हमने साथ में लड़ाई लड़ी थी। सोचा नहीं था कि आखिरकार हमारे भाई फिर से साथ मिलकर दुश्मनों के सामने खड़े होंगे। गॉड ऑफ वॉर हंसा और बोला, मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। गॉड रियल्म में सब ठीक है, बस थोड़ा अकेलापन रहता है। इस बार आखिरकार जिंदगी में कुछ रंग तो आए। चलो, उन्हें दिखा देते हैं कि हम श्रेक 7 मॉन्स्टर्स कितने ताकतवर हैं। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की बात हो और मैं न रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वक्त एक आवाज गूंजी। तुरंत ही उस खिड़की से, जिससे सी गॉड बाहर आया था, गुलाबी रोशनी का एक गोला बाहर निकला। वह शाओवू थी, जिसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। अभी अभी बच्चे को जन्म देने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा फीका था और उसकी गोद में नवजात शिशु था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, जोश और उत्साह से भरी हुई। स्याओ वू, सी गॉड ने धीमी आवाज में कहा और पल भर में उसके पास पहुंच गया। वह चिंता से उसे देखने लगा। स्याओ वू, तुमने अभी लिनलिन को जन्म दिया है, तुम यहां कैसे? स्याओ वू ने उसकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई और बोली, पहले मेरी वजह से ही सब लोग इस मुसीबत में फंसे। अब मुझे भी कुछ न कुछ योगदान देना ही होगा। हम गॉड्स हैं, इंसानों जितने कमजोर नहीं। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है तो क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। क्या तुम च्याओलू से कहने की हिम्मत रखते हो कि वह मेरी खत्म हुई जीवन शक्ति को वापस लौटा दे? हम पति पत्नी तुम्हारे सामने साथ मिलकर लड़ेंगे। टैंगसान, श्याओवू और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को सामने खड़ा देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिल में अब तक सिर्फ गॉडेस ऑफ लाइफ ही थी, लेकिन उसके सामने खड़े ये श्रेक 7 मॉन्स्टर्स, जो डुलुओ कॉन्टिनेंट से सी गॉड के साथ आए थे, उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। शायद इसे भाईचारा कहा जाता है, या फिर दोस्ती।
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उसकी रिकवरी में मदद कर दो। यह आखिरी बात उसने गॉडेस ऑफ लाइफ से कही। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया और हल्की आह भरी। आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी? हरी रोशनी चमक उठी। वह रोशनी की लंबी लकीर छोड़ती हुई स्याओ वू के सामने जा पहुंची। स्याओ वू ने गॉडेस ऑफ लाइफ की ओर तेज नजर से देखते हुए पूछा, आखिर क्यों? गॉडेस ऑफ लाइफ एक पल के लिए ठिठक गई। उसने हल्के से सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे माफ करना। मैं उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकती हूं कि किसी का साथ न दूं। जो भी हो, वह मेरा पति है। मुझे पता है, ऐसा करके मैं अब गॉड रेल्म कमिटी की सदस्य बने रहने के लायक नहीं रहूंगी। इसलिए इस मामले के खत्म होने के बाद, चाहे नतीजा जो भी हो, मैं गॉड रेल्म कमिटी से हट जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ शाओ वू के कंधों पर रख दिए। तुरंत ही जीवन शक्ति से भरी एक तेज ऑरा फूट पड़ी, जिसने शाओ वू के पूरे शरीर को ढक लिया और प्रसव के दौरान खर्च हुई जीवन ऊर्जा को भरने लगी। किसी गॉड के लिए संतान जन्म देना इंसानों से अलग होता है। असल असर उसके मन पर पड़ता है। यही वजह थी कि प्रसव के दौरान शाओ वू को दूलुओ दालू की सारी यादें लौट आई थीं। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद गॉड्स की रिकवरी भी बेहद तेज होती है। इस समय शाओ वू पहले ही थोड़ा संभल चुकी थी। गॉडेस ऑफ लाइफ की मदद से उसकी खोई हुई ऊर्जा और तेजी से वापस आने लगी। गॉड्स ऑफ लाइफ ने अपना सिर झुकाया, शाओ वू की गोद में मौजूद बच्चे की ओर देखा और बहुत ही कोमल आवाज में कहा कि वह कितना सुंदर है। शाओ वू मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल मां जैसा है। थोड़ी दूर खड़े सीए गॉड के होंठ हल्के से फड़क गए। यह तारीफ दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से तो नहीं की गई थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने शाओ वू की गोद में मौजूद टैंग वुलिन के माथे पर हल्का सा चुंबन किया। उसी पल एक हरे रंग की आभा फैल गई और टैंग वुलिन का नन्हा शरीर हल्का सा कांप गया। उसके शरीर पर हरियाली सी चमकने लगी। इस सब पर शाओ वू ने न तो कोई आपत्ति जताई, बल्कि उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिखाई दी। उसने कहा, धन्यवाद, गॉडेस ऑफ लाइफ। गॉडेस ऑफ लाइफ ने आह भरते हुए कहा, मुझे शाओलू कहकर बुलाओ। गॉडेस ऑफ लाइफ का यह चुंबन ऐसा नहीं है जो हर किसी को मिल सके। यह वही शक्ति है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दिल में मौजूद विनाशकारी विचारों को भी शांत कर सकती है। यह चुंबन इस बच्चे को गॉडेस ऑफ लाइफ का आशीर्वाद देने के बराबर था। इस आशीर्वाद के लिए गॉडेस ऑफ लाइफ को अपनी डिवाइन पावर का 1/10वां हिस्सा खर्च करना पड़ा। और यह कोई अस्थायी खर्च नहीं था, बल्कि उसकी मूल शक्ति की खपत थी। इस खोई हुई जीवन शक्ति को वापस पाने में उसे कम से कम कई दशक लगेंगे। यहां तक कि बटरफ्लाई गॉड को भी कभी ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला था। उस समय अपने मन में अपराध बोध महसूस कर रही गॉडेस ऑफ लाइफ ने सी गॉड और शाओ के बच्चे को यह मुआवजा दिया। साफ था कि उसके दिल में आने वाली लड़ाई को लेकर ज्यादा आशा नहीं थी। इस आशीर्वाद के साथ टंग वुलिन की जीवन शक्ति सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। वह अभी अभी पैदा हुआ है और देवताओं की शक्ति विरासत में लेने से बहुत दूर है। इस समय वह एक साधारण इंसान से अलग नहीं है। लेकिन गॉडेस ऑफ लाइफ के आशीर्वाद के बाद उसकी जीवन शक्ति आम इंसानों से कहीं अधिक होगी, जिससे उसे बेहद शक्तिशाली सेल्फ हीलिंग एबिलिटी मिलेगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सी गॉड अब भी आमने सामने खड़े थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सी गॉड के पास खड़े देवताओं की ओर उपेक्षा भरी नजर डालते हुए कहा, क्या तुम इन्हें लेकर हमसे लड़ने आए हो? उसके पास घमंड करने का पूरा आधार था। उसकी तरफ उसके अलावा 8 और सभी फर्स्ट लेवल गॉड्स थे, जबकि सी गॉड की तरफ केवल गॉड ऑफ इमोशंस ही ऐसा था जो फर्स्ट लेवल के बराबर लड़ सकता था। भले ही टैंग वुटोंग को जोड़ लिया जाए, जो सामान्य फर्स्ट लेवल से भी आगे जा सकती है, फिर भी इसका क्या फायदा? संख्या का अंतर बहुत ज्यादा था। बाकी देवता सभी सेकंड लेवल थे और सेकंड लेवल गॉड्स और फर्स्ट लेवल गॉड्स के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। शाओ वू सी गॉड की मदद बस इतनी ही कर सकती थी कि उसकी तरफ एक और फर्स्ट लेवल गॉड जुड़ जाए। एक सुप्रीम गॉड, 2 फर्स्ट लेवल गॉड्स और 6 सेकंड लेवल गॉड्स, यही सी गॉड की पूरी युद्ध शक्ति थी। जबकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ एक सुप्रीम गॉड और 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स थे। दोनों पक्षों की ताकत में भारी अंतर था। सी गॉड ने शांत भाव से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा और कहा, अगर तुम्हें जीत का पूरा भरोसा है तो फिर दांव लगाने से डर क्यों? एक ही लड़ाई में सब कुछ तय कर देते हैं। अगर तुम हारे तो मुझे उम्मीद है कि तुम छोड़ी गई माइंड पावर को तुरंत वापस लोगे और गॉड रियल्म को पूरी ताकत से मजबूत करोगे। और अगर मैं हार गया
तो मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा और तुम्हारे किसी भी फैसले का विरोध नहीं करूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, सौदा पक्का। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। दिल ही दिल में वह क्यों गॉड रेल में युद्ध छेड़ना चाहता था। हालांकि उसके विचार सी गॉड से अलग थे, लेकिन सी गॉड के परिवार से उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, खासकर गॉडेस ऑफ लाइफ और शाओवू, उनके पति और बटरफ्लाई गॉड। इन सब से एक लड़ाई में फैसला होना दोनों पक्षों की विचारधाराओं पर दांव लगाने जैसा था। जो जीतेगा वही राजा होगा। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे उसके पीछे जाकर पंक्तिबद्ध हो गए। सी गॉड की तरफ से गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ फूड, फीनिक्स गॉड, 9 कलर गॉडेस, गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड भी उसके पीछे लाइन में खड़े हो गए। गॉडेस ऑफ लाइफ ने शाओवू से अपने हाथ हटाए, उसका कोमल शरीर हवा में पीछे की ओर गया और वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास लौट आई। सी गॉड ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहा, काफी समय हो गया पुराने दोस्तों से मिले हुए। चूंकि एक ही लड़ाई में फैसला होना है, तो क्यों ना पहले रणनीति बना लें। 15 मिनट बाद दोबारा शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? अगर तुम यह गारंटी दे सकते हो कि बीच में लोग नहीं बदलोगे, तो ठीक है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसके दिल में विनाशकारी विचार और जीत का भरोसा भरा हुआ था, फिर भी वह लापरवाह नहीं होना चाहता था। सी गॉड हमेशा शांत दिखता था, लेकिन जिस तरह उसने उसकी सील तोड़ी थी, उससे साफ था कि वह कितना चालाक है। अंतिम जीत पाने के लिए सावधानी जरूरी थी। सी गॉड ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तय रहा। इतना कहकर उसने अपना बायां हाथ उठाया और गॉड ऑफ इमोशंस की ओर इशारा किया। अचानक गॉड ऑफ इमोशंस के शरीर से नीली रोशनी का एक गोला निकलकर सी गॉड के हाथ में आ गया। अगले ही पल वह नीली रोशनी फैलकर एक शील्ड में बदल गई, जिसने सी गॉड की तरफ से युद्ध में शामिल सभी देवताओं को ढक लिया। यह वास्ट सी कॉस्मिक कवर था। इस घेरे के अंदर सुप्रीम गॉड भी उनकी बातचीत नहीं सुन सकता था। 9 कलर गॉडेस ने उत्साह से कहा, थर्ड ब्रदर। टेंग सान ने क्षमा भाव से कहा, इस बार मैंने सबको परेशानी में डाल दिया, मुझे सच में माफ करना। गॉड ऑफ वॉर बोला, हम सब भाई हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बहुत समय हो गया तुम्हारे साथ लड़े हुए, मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। इस बार हम 7 श्रेक मॉन्स्टर्स फिर से साथ लड़ सकते हैं। तुम ही मास्टर हो, रणनीति तुम ही बनाओ। सी गॉड ने अपने दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, इस बार मैं कमांड नहीं कर सकता, मुझे मेन अटैकर बनना पड़ेगा, वरना हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन का सामना नहीं कर पाएंगे। यू हाउ। गॉड ऑफ इमोशंस ने जल्दी से बटरफ्लाई गॉड को आगे खींचा और कहा, यहां आओ। सी गॉड ने कहा, थोड़ा रुकना, तुम वूटों के साथ मिलकर लड़ोगे और फिर पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं मेन अटैकर रहूंगा। फॉर्मेशन वही होगी जो डुलुओ कॉन्टिनेंट में ग्रुप बैटल्स में सोल मास्टर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गॉड ऑफ इमोशंस ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद सी गॉड ने एक के बाद एक कई व्यवस्थाएं की और जो भी सुन रहा था वह सब सहमति में सिर हिलाते रहे। दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी आवाज को अलग नहीं किया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चारों ओर 7 गॉड्स ऑफ ओरिजिनल सिन खड़े थे। गॉड ऑफ ग्रीड ने कुछ चिंता के साथ कहा, माय लॉर्ड, क्या यह सी गॉड कोई चाल चल सकता है? ऐसा लाइनअप लेकर हमारे सामने आने की जरूर कोई वजह होगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कहा, उसकी रिलायंस बस गॉड शूरा की पावर है। केवल गॉड शूरा की शक्ति का इस्तेमाल करके ही वह सच में मेरा सामना कर सकता है। हालांकि शाओवू भी सी गॉड की स्लैंडर का उपयोग कर सकती है, लेकिन वह आखिर सी गॉड नहीं है। उसका असर सीमित है, इसलिए तुम्हें टैंग सान से सावधान रहना होगा। गॉड शूरा की अटैक पावर सभी देवताओं में सबसे ऊपर है। मेरा अंदाजा है कि टैंग सान इसी गॉड शूरा की ताकत का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना है? हमें एक होल बनाए रखना है। मैं सेंटर में रहूंगा और तुम सब मुझे चारों ओर से घेर कर रखोगे। जब तक हमारी डिवाइन पावर एक साथ कंडेंस्ड रहेगी, चाहे वह कोई भी स्कीम अपनाए, वह सफल नहीं हो पाएगा। और अगर केवल प्योर कंजम्पशन की लड़ाई भी हुई, तो उनकी तरफ इतने लोग नहीं हैं। सेकंड लेवल गॉड्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हाँ, देवताओं और स्लैंडर की लड़ाई में अगर कल्टीवेशन का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो केवल डिवाइन पावर के दबाव का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और पावर की खपत भी ओपोनेंट से कई गुना ज्यादा होती है। ताकत में साफ तौर पर आगे होने की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सी गॉड और उसके साथियों से निपटने के लिए सबसे सरल और सीधा तरीका अपनाने का फैसला किया। 15 मिनट बहुत जल्दी बीत गए। वास्ट सी,
यूनिवर्स की नीली परत सिमट गई और सी गॉड अपने साथियों को लेकर फिर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी देवताओं के सामने प्रकट हुआ। स्याओ वू उड़कर ऊपर गई, रोंग नियानबिंग के पास पहुंची और अपनी गोद में मौजूद बच्चे को उसे सौंप दिया। रोंग नियानबिंग ने स्याओ लिनलिन को संभाला और स्याओ वू की ओर सिर हिलाया। चिंता मत करना, हम बच्चे की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। बात करते हुए उसने अपनी नजर टैंग सान पर डाली। उसकी आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहा था। कहावत है कि दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। हालांकि ये 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स पहले थक चुके थे और घायल भी थे, फिर भी उनके पास कुछ इंडिविजुअल बैटल पावर बची हुई थी और वे सेकंड लेवल गॉड्स से ज्यादा ताकतवर ही होने चाहिए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि टांग सन ने डॉलुओ कॉन्टिनेंट के साथियों को ही लड़ाई में क्यों लगाया, बजाय इसके कि उन फर्स्ट लेवल गॉड्स की मदद लेता। कम से कम अगर सभी फर्स्ट लेवल होते तो स्पिरिट और सोल के स्तर पर बराबरी रहती और इतना दबाव नहीं पड़ता। तांग सान ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर रोंग नियानबिंग का दिल हिल गया। यह आदमी कभी भी अनिश्चित लड़ाई नहीं लड़ता। उसने अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहा था, अगर जीत पक्की है तो दांव लगाने की क्या जरूरत। यह बात सही नहीं लग रही थी। यह आदमी तो बिना जीत का पूरा भरोसा हुए कभी जुआ खेलता ही नहीं, और यह मामला पूरे गॉड रेल्म के भविष्य से जुड़ा हुआ था। लेकिन वह कितना भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टैंग सान इस लाइनअप के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे हरा सकता है। बेशक टैंग सान इसका जवाब बताने वाला नहीं था, इसलिए रोंग नियनबिंग ने बस बच्चे को गोद में संभाल लिया। वह भी बच्चों वाला इंसान है, बच्चे को उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने नीचे झुककर गोद में देखा। हालांकि टंग वुलिन की आंखें अभी पूरी तरह खुली नहीं थीं, फिर भी उसकी बड़ी काली पुतलियों वाली आंखें दिख रही थीं। सफेद हिस्सा हल्का नीला था, जो सिर्फ नवजात बच्चों में होता है, और उनमें जन्मजात ऑरा भरी हुई थी। यह छोटा सा लड़का बड़ा होकर जरूर बहुत हैंडसम बनेगा। तैयार हो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में पूछा। टैंग सान ने सिर हिलाया। उसके आसपास खड़े साथी भी तेजी से अपनी फॉर्मेशन बदलने लगे। स्याओ वू टंग सान के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। वॉर गॉड दाई मुबाई टंग सान के दूसरी ओर आकर उसके साथ खड़ा हो गया। तीनों आगे की पंक्ति में थे। उनके पीछे बटरफ्लाई गॉड और गॉड ऑफ इमोशंस साथ साथ खड़े थे। गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ इमोशंस की दूसरी तरफ वॉर गॉड के पीछे खड़ा था। उसके पीछे 9 कलर्ड गॉडेस और गॉड ऑफ कुकरी साथ खड़े थे। सबसे पीछे केवल फीनिक्स गॉड था। यह फॉर्मेशन कुछ हद तक उलटे त्रिकोण जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह रेगुलर नहीं थी, बल्कि थोड़ी अजीब थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ भी फॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद सेंटर में था। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समेत 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स ने एक घेरा बना लिया था, और वह बिल्कुल बीच में था। यह दृश्य देखकर टैंग सान की तरफ के देवताओं के चेहरे अजीब से हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही टैंग सान ने टैक्टिक्स समझाते समय कहा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा आयरन बैरल फॉर्मेशन बनाएगा, और अब देखने पर बिल्कुल वैसा ही था। लिटिल लू, तुम इस मुकाबले की रेफरी बन जाओ। टैंग सान, क्या तुम्हें मंजूर है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गहरी आवाज में कहा। टैंग सान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे गॉडेस ऑफ लाइफ की फेयरनेस पर पूरा भरोसा है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने हल्की सी आह भरी, लेकिन फिर भी आगे उड़कर आई। उसने दोनों पक्षों को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। वह भी जानती थी कि अब जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। स्टार्ट! गॉडेस ऑफ लाइफ ने घोषणा की और लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट एक पल में ही आसमान तक उठ गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ उसने अपना दायां हाथ उठाया। एक बैंगनी रोशनी सीधी आसमान की ओर गई, फिर तुरंत वापस नीचे आई और आखिरकार उसके हाथ में 2 फुट लंबा एक बैंगनी सेप्टर बनकर जम गई। यह सेप्टर बिल्कुल बिजली की चमक जैसा था। इसका पूरा शरीर बैंगनी और काले रंग का था, लेकिन इससे बेहद तेज बैंगनी रोशनी निकल रही थी। इसमें समाई विनाश की भयानक इंटेंशन से पूरा आकाश कांप उठा। यह था रॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सबसे शक्तिशाली हथियार। पिछली लड़ाइयों में उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह खुद भी रॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता था। यह डिस्ट्रक्शन सेप्टर गॉड रेल्म के बनने की शुरुआत से ही मौजूद था। यह डिस्ट्रक्शन की इंटेंशन को नियंत्रित करता है। वहीं गॉडेस ऑफ लाइफ का एंशिएंट ट्री ऑफ लाइफ भी गॉड रेल्म का एक सुपर आर्टिफैक्ट है, जिसकी हैसियत सी गॉड के गोल्डन ट्राइडेंट से भी ऊंची मानी जाती है।
गुड गॉड का काइंड हार्ट और इविल गॉड का जजमेंट बैलेंस ही ऐसे आर्टिफैक्ट थे जो शूरा गॉड की शूरा सोड के बराबर माने जाते थे। ये पांचों सुपर आर्टिफैक्ट्स ही गॉड रियल्म कमिटी की नींव थे। अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने रॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निकाल लिया था। इसका मतलब साफ था कि वह इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंकने वाला था। वह अब देवताओं और स्लैंडर के बीच न मारने के नियम की भी परवाह नहीं कर रहा था। टैंग सान का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसके शरीर से एक लाल रोशनी का गोला चमका और एक नीला हेलो तेजी से फिसलते हुए स्यावू के शरीर में जा समाया। तुरंत ही स्यावू के लंबे बाल बेहद तेजी से नीले रंग के हो गए। उसकी आंखें भी नीली हो गईं और यहां तक कि उसका पहनावा भी समुद्र के नीले रंग में बदल गया। स्यावू के जिद करके लड़ाई में उतरने का कारण यही था। सिर्फ वही टैंग सान को सबसे बड़ा बफ दे सकती थी। वही टैंग सान को एक गॉड की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद कर सकती थी। सामान्य तौर पर टैंग सान हमेशा खुद को सी गॉड के रूप में दिखाता आया था। सालों की कल्टीवेशन के बाद सी गॉड की उसकी शक्ति फर्स्ट लेवल गॉड से भी आगे निकल चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे गॉड ऑफ इमोशंस के 8 हेलो होते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। सी गॉड की शक्ति शाओवू को दी गई थी, जबकि टंग सान खुद उस गॉड शूरा की शक्ति को कंट्रोल कर रहा था, जिसे गॉड रेल्म में नंबर 1 कॉम्बैट पावर माना जाता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्योंकि टैंग सान ने ज्यादातर समय सी गॉड की शक्ति को कल्टीवेट किया था, इसलिए असुरा गॉड की डिवाइन पावर पर उसका नियंत्रण पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। पुराने जमाने के उस शूरा गॉड की तुलना में जो गॉड रेल्म का लॉ एनफोर्सर था, वह थोड़ा कमजोर था। वरना अगर असली गॉड शूरा आज भी मौजूद होता तो शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे उकसाने की हिम्मत भी न करता। टैंग सान के चेहरे पर ठंडी डिवाइन लाइट चमक उठी। उसने अपने दोनों हाथ छाती के सामने जोड़ ली। उसकी आंखों की रोशनी जब जब चमकती, हवा में हल्का सा विकार पैदा हो जाता। इस पल वह बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था। उसके शरीर से आसमान तक पहुंचती जबरदस्त किलिंग इंटेंट उठ रही थी। वह बेहद तेज और धारदार मर्डरस ऑरा, मानो पूरे आकाश को चीर देना चाहती हो। उसके सिर के पीछे लाल रंग के हेलो एक एक करके उभरे और मिलकर 9 रिंग वाला हेलो बन गया। यही शूरा गॉड का आसन था। उसके बगल में शाओवू खड़ी थी। उसके हाथ में गोल्डन ट्राइडेंट था। सोना और नीला रंग मिलकर उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बना रहे थे। टैंग सान की दूसरी ओर वॉर गॉड ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गईं। सफेद बाल फूट पड़े। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका पूरा शरीर सफेद धुंधली रोशनी से घिर गया, जो शुद्ध फाइटिंग इंटेंट से भरी हुई थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपने हाथ में मौजूद रॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उठाया और तांग सान की तरफ गहरी, स्याह नजर से देखा। अचानक बैंगनी रोशनी आसमान तक जा पहुंची। उसी पल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके साथ खड़े 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स ने भी अपनी अपनी डिवाइन पावर रिलीज कर दी। एक सुप्रीम गॉड और 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स की संयुक्त डिवाइन पावर मिलकर एक भयानक ऑरा बन गई, जो आसमान में उठते हुए सामने वालों पर जबरदस्त दबाव डालने लगी। तंग सन आगे बढ़ा। वह पूरी टीम के सबसे आगे था। उसने एक कदम आगे रखा और गहरी लाल रोशनी आसमान तक फट पड़ी। उसी पल उसके शरीर से बेमिसाल किलिंग इंटेंट बाहर फूट पड़ी। सामने खड़े ओरिजिनल सिन गॉड्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा जैसे वे एक पल के लिए सीधे शूरा हेल में फंस गए हों। गॉड रेल्म की पवित्र स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे गायब ही हो गई थी। उनके चारों ओर अब सिर्फ लाशें, खून और मृत्यु का सागर बचा था। उन्होंने इतने सालों से इतनी भयानक किलिंग इंटेंट का सामना नहीं किया था। पिछली बार ऐसा एहसास शायद बहुत पुराने समय में हुआ था, जब गॉड शूरा और गॉड ड्रैगन के बीच युद्ध हुआ था। उस समय वे गॉड शूरा की तरफ थे, इसलिए इस डरावनी मर्डरस ऑरा को सहना उन्हें नहीं पड़ा था। और अब यह पहली बार था जब उन्होंने गॉड शूरा की ऑरा का सीधे सामना किया। उनके सभी अनुमान हकीकत से बहुत दूर थे। जब सच में उन्होंने गॉड शूरा की इस भयानक किलिंग इंटेंट को महसूस किया, तो उन्हें उसकी असली डरावनी ताकत समझ आई। यह डर सीधे दिल की गहराइयों से पैदा हुआ था। जब टैंग सान डूलो कॉन्टिनेंट में था, तब उसने गॉड शूरा द्वारा छोड़ी गई स्लॉटर सिटी की परीक्षा से गुजरकर स्लॉटर डोमेन को समझा था। बाद में यह डोमेन और भी विकसित हुआ और अंत में वह गॉड शूरा की इनहेरिटेंस संभालने के योग्य बना। गॉड रेल्म में आने के बाद भले ही उसने गॉड शूरा की शक्ति का कम इस्तेमाल किया हो, लेकिन गॉड शूरा की डिवाइन पावर को लेकर उसकी समझ लगातार और गहरी होती चली गई। गॉड शूरा की किलिंग इंटेंट असल में जजमेंट की इंटेंशन है और इसमें पीछे हटने का कोई मतलब नहीं होता। इस पल
सामने मौजूद कई देवताओं के भारी दबाव का सामना करते हुए तंग सान के शरीर से निकल रही शूरा गॉड की किलिंग इंटेंट एक विशाल तलवार की तरह उठी। उसकी तेज धार वाली इंटेंट ने सामने आ रही भयानक ऑरा को सीधे चीर दिया। डिस्ट्रक्शन की इंटेंशन से बनी वह विशाल डिवाइन ऑरा तांग सान के शरीर के दोनों तरफ से फिसलती हुई निकल गई। वह उसके किसी भी साथी को छू तक नहीं पाई। उसी समय जब टंग सान ने अपनी असुरा डिवाइन सोर्ड इंटेंट को पूरी तरह से प्रकट किया, उसकी तरफ के दूसरे देवताओं ने भी एक साथ कार्रवाई कर दी। वॉर गॉड के पीछे गॉड ऑफ स्पीड तेजी से आगे बढ़ा और काली रोशनी में बदलकर सीधे उसकी पीठ से चिपक गया। अगले ही पल काला और सफेद दोनों रंगों की रोशनी आपस में घुलने लगी। वॉर गॉड ने शरीर को आगे झुकाया और उसका विशाल शरीर अचानक फैल गया, बदलकर एक विशाल सफेद बाघ बन गया। आभासी प्रकाश और छाया के साथ वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ के देवताओं की ओर झपट पड़ा। टांग सान और स्याओवू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक साथ उछले और वॉर गॉड की पीठ पर उतर गए। गॉड ऑफ स्पीड के साथ सोल फ्यूजन एबिलिटी यूमिंग व्हाइट टाइगर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी और दोनों उसकी चौड़ी पीठ पर मजबूती से खड़े थे। श्याओवू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोल्डन ट्राइडेंट ऊपर उठाया। सुनहरे हेलो एक के बाद एक प्रकट हुए, लेकिन वे आगे उड़ने के बजाय उसके सिर के पीछे हवा में घूमने लगे। सी गॉड की डिवाइन स्किल हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबल रही है। चार महान देवताओं ने एक साथ हमला शुरू किया और पीछे खड़े देवता भी खाली नहीं बैठे थे। टैंग सान के पीछे से नीली रोशनी से चमकती एक बेल लहराई और सीधे गॉड ऑफ कुकरी की कमर के चारों ओर लिपट गई। गॉड ऑफ कुकरी के शरीर पर अजीब सी रोशनी चमकी, रोशनी का रंग बदलने लगा और वह होठों में कुछ बुदबुदाता हुआ दिखाई दिया। 9 कलर्ड गॉडेस आसमान में उड़ गई। उसका नाजुक शरीर हवा में स्थिर हो गया और उससे भव्य 9 रंगों की रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी सिमटकर एक 9 मंजिला पगोडा बन गई, जो सीधा गॉड ऑफ कुकरी के दाहिने हाथ की हथेली में आकर टिक गई। 9 मंजिला पगोडा से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। 9 कलर्ड गॉडेस की मधुर और सुंदर आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। द ग्लेज्ड पगोडा हैज 9 फ्लोर्स। एक है पावर, दूसरा है स्पीड, तीसरा है गॉड, चौथा है इंपीरियल, पांचवां है अटैक, छठा है इंक्रीज। उसकी साफ और मधुर आवाज के साथ 9 मंजिला ग्लासेड पागोडा की नीचे की 6 मंजिलों से 6 अलग अलग रंगों की रोशनियां निकलने लगीं। पहली मंजिल से लाल, दूसरी मंजिल से पीली, तीसरी मंजिल से हरी, चौथी मंजिल से नीली, पांचवी मंजिल से गुलाबी और छठी मंजिल से सफेद। रोशनी निकली, फिर नारंगी, पीली, हरी, हल्की नीली और गहरी नीली रोशनी। ये 6 अलग अलग रंग की रोशनियां हर एक से 8 धाराओं में बंट गईं। इनमें से 2 धाराएं सीधे यूमिंग व्हाइट टाइगर में समा गईं और बाकी हर एक देवता के भीतर एक एक धारा प्रवेश कर गई जो टैंग सान की तरफ थे। तुरंत ही एक अजीब दृश्य सामने आया। वहां मौजूद सभी देवता हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सी गॉड टैंग सान की टीम के हर देवता के सिर के पीछे मौजूद लाइट व्हील अचानक कहीं ज्यादा चमकदार हो गए। रोशनी में आए बदलाव से साफ लग रहा था कि उनकी शक्ति लगभग दोगुनी हो चुकी थी। यह दृश्य कुछ हद तक डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन में ओरिजिनल सिन गॉड्स के उतरने जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि फॉर्मेशन की दबाव वाली कोअर्शन मौजूद नहीं थी, लेकिन देवताओं पर पड़ने वाला असली प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं था। 9 कलर गॉड्स के गॉड रियलम में आने के बाद लगभग किसी भी देवता ने उसकी ताकत पर खास ध्यान नहीं दिया था। ज्यादातर देवता बस इतना जानते थे कि गॉड ऑफ कुकरी और 9 कलर गॉड का यह दंपति मानव संसार में सी गॉड तंग सन के मित्र थे। सेल्फ कल्चर के जरिए उन्हें गॉड ऑफ कुकरी और 9 कलर गॉड के ओरिजिनल गॉड की स्वीकृति मिली थी और इसी वजह से वे गॉड रियलम में आए थे। यह दंपति हमेशा लो प्रोफाइल रहा। वे आम दिनों में शायद ही कभी दूसरे देवताओं के सामने आते थे। वे बस शांति से अपना जीवन जीते थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। शायद गॉड रियल्म में आने के बाद यह उनकी पहली लड़ाई भी थी। इसी कारण किसी को भी कभी यह पता नहीं था कि 9 कलरेड गॉड्स की असली क्षमता क्या है। अब जब तंग सन की तरफ के देवताओं पर गिरती इन रंगीन रोशनियों का चमत्कारी असर सामने आया, तो वहां मौजूद सभी देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने इतनी अद्भुत बूस्टिंग स्किल पहले कभी नहीं देखी थी। यह क्षमता उनके लिए बिल्कुल अनहर्ड ऑफ थी। गॉड रियल्म में ऐसा नहीं है कि असिस्ट एबिलिटीज वाले देवता बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है और ज्यादातर बूस्टिंग एबिलिटीज सिर्फ एक ही तरह की होती हैं। लेकिन 9 कलरेड गॉड्स द्वारा दिया गया बूस्ट पूरी तरह प्रोपोर्शनल था, यानी सिर्फ एक क्षमता नहीं, बल्कि कई क्षमताओं में एक साथ बढ़ोतरी हो रही थी। अलग अलग रंग की रोशनियां साफ दिखा रही थीं कि अलग अलग एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है।
जो बात वे नहीं जानते थे वह यह थी कि निंग रोंगरोंग यानी नाइन कलर गॉड के पास यह चमत्कारी क्षमता डुलुओ कॉन्टिनेंट में रहते हुए ही थी। उसकी बूस्टिंग एबिलिटी शुरू से ही बेहद ताकतवर रही थी। इस समय उसने जो 6 तरह के बूस्ट्स दिए वे थे स्ट्रेंथ बूस्ट, एजिलिटी बूस्ट, सोल पावर बूस्ट, डिफेंस बूस्ट, अटैक बूस्ट, एट्रीब्यूट बूस्ट। इनमें से हर एक बूस्ट लगभग समान स्तर तक बढ़ाया गया था। यानी इस छोटे से समय में 9 ट्रेजर ग्लास्ड टाइल पागोडा की रोशनी के नीचे टेंगसान, स्यावू, वॉर गॉड, फिनिक्स गॉड, गॉड ऑफ इमोशंस, गॉड ऑफ बटरफ्लाई और गॉड ऑफ कुकरी, इन सभी की इन 6 पहलुओं में क्षमताएं लगभग दोगुनी हो चुकी थीं। भले ही मात्रा में बढ़ोतरी हमेशा गुणात्मक बदलाव न लाए और सेकंड लेवल गॉड्स की ताकत दोगुनी होने के बाद भी वे फर्स्ट लेवल गॉड्स से कमजोर ही रहें, लेकिन एक बात मत भूलो, टेंगसान जो असुरा गॉड के स्थान के साथ मर्ज कर चुका था, उसकी ताकत भी दोगुनी हो चुकी थी। 6 तरह के बूस्ट्स के बाद भले ही टांगसान सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के स्तर को पार न कर पाया हो, लेकिन कुल कॉम्बैट पावर के मामले में वह पल भर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आगे निकल गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में हैरानी झलक उठी और उसके दिल में हल्की सी भारीपन महसूस हुआ। अब वह और भी ज्यादा समझ गया था कि गॉडेस ऑफ लाइफ ने सी गॉड टैंगसान को इतना चालाक क्यों कहा था। एक सेकंड लेवल गॉड इतना बड़ा रोल निभा सकता है गॉड रेल्म में, जहां आम दिनों में शायद ही कोई लड़ाई होती हो, ऐसा कौन सोच सकता था। और यह 9 कलर गॉड्स भी उन लोगों में से सिर्फ एक थी जो टेंगसन के साथ गॉड रियलम में चढ़े थे। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड की सोल फ्यूजन स्किल ने भी उन्हें अस्थायी रूप से फर्स्ट लेवल गॉड्स के करीब ताकत दे दी थी। उस पर 9 कलर गॉड्स की बढ़ोतरी जुड़ जाने से वे साफ तौर पर फर्स्ट लेवल गॉड के बराबर हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला था गॉड शूरा। इस बढ़ोतरी के तहत उसकी भयानक मर्डरस ऑरा अचानक और भी तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी ऑन डिस्ट्रक्टिव इंटेंट गॉड शूरा की उस धारदार मर्डरस इंटेंट के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी। दोनों पक्षों के बीच की दूरी पल भर में ही घट गई। एक चौंकाने वाली लाल रोशनी अचानक चमकी। यह लाल रोशनी टैंगसान की पीठ से उठी और देखते ही देखते पूरे आसमान में फैल गई। एक पल में ही आसमान लाल हो गया, जैसे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकली ठंडक फूट पड़ी हो। टैंगसान ने सिर उठाकर जोरदार दहाड़ लगाई। वह दहाड़ तेज और दबदबे से भरी हुई थी। वह अचानक नेदर व्हाइट टाइगर की पीठ से उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर खून जैसी रोशनी में बदल गया और आसमान में फैली उस लाल रोशनी में समा गया। फिर वह एक विशाल तलवार का रूप लेकर आसमान से नीचे गिरती हुई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन की ओर सीधे काटती चली गई। इस वार की ताकत ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाए। जमीन पर फॉरबिडन लैंड का जंगल बीच से कट गया और वहां एक अथाह गहरी खाई बन गई। पूरे गॉड रेल्म में हल्का सा कंपन फैल गया। धरती उबलने लगी और आसमान में जोरदार उथल पुथल मच गई। इस पल वहां मौजूद सभी गॉड्स को ऐसा लगा मानो वे किसी किलिंग हेल में फंस गए हों और बाहर निकल ही न पा रहे हों। सिर्फ उस तलवार की रोशनी को देखकर ही ऐसा डर पैदा हो रहा था कि आत्मा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में डूब जाएगी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की खून जैसी लाल आंखों में भाव तुरंत बदल गए। उसने पहले ही एक बैटल प्लान बना रखा था। उसका इरादा था कि अपनी पूरी तरह से ज्यादा ताकत के दम पर सामने वाले से सीधे टकराव में लड़ते हुए उसकी डिवाइन पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए और आखिर में बिना पूरी लड़ाई के ही उसे हार मानने पर मजबूर किया जाए। गॉडेस ऑफ लाइफ के लौट आने के बाद उसके दिल की पागलपन भरी हालत कुछ हद तक शांत हो गई थी, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि शूरा गॉड बन चुके टंगसान लड़ाई शुरू होते ही इतनी भयानक पूरी ताकत वाली तलवार चला देगा। बॉडी और सोर्ड एक हो गए, स्पिरिट और सोल भी एक हो गए। इस वार में साफ तौर पर गॉड शूरा की सारी डिवाइन पावर झोंक दी गई थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ऐसी तलवार पहले भी एक बार देखी थी। यह गॉड रेल्म वॉर के दौरान शूरा गॉड और ड्रैगन गॉड की आखिरी टक्कर थी। इस वार को गॉड शूरा का शूरा ब्लड सोर्ड कहा जाता है। शूरा ब्लड लाइन को जलाने की कगीमत पर वह बिना हिचक अपनी पूरी ओरिजिनल सोर्स शक्ति खर्च कर देता है। यह एक ऐसा वॉर है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती और यह सबसे ज्यादा अटैक पावर वाला वॉर भी है। टंगसान ने शुरुआत में ही इतना हताश लेकिन निर्णायक कदम उठा लिया, इसलिए उसके आसपास मौजूद लोग, यहां तक कि शाओवू भी, सब हैरान रह गए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के विचार घूमते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके मुंह से एक गहरी गर्जना निकली।
पल भर में ही उसका ऊंचा शरीर हवा के साथ फैलने लगा और अचानक और विशाल हो गया। वह जमीन से उठते किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उसके हाथ में मौजूद सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसके साथ साथ बड़ा होता चला गया। उसके शरीर को केंद्र बनाकर गहरी बैंगनी रोशनी फैल गई और एक विशाल पर्पल लाइट स्फीयर बन गया। गॉड शूरा के पूरे बल वाले हमले को रोकना इतना आसान नहीं था। किसी भी लेवल के गॉड के लिए इस तरह के हमले के सामने टिक पाना नामुमकिन था। इस समय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास केवल एक ही रास्ता था, अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करना। उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 7 गॉड्स ऑफ ओरिजिनल सिन की फाइटिंग पावर को हर हाल में बनाए रखना था। अगर वह खुद ही टैंग सान को रोक नहीं पाया तो इस लड़ाई की पूरी स्थिति पलट सकती थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सक्रिय होते ही 7 गॉड्स ऑफ ओरिजिनल सिन भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी अपनी अपनी शक्तिशाली डिवाइन पावर छोड़ी और एक और परत की तरह शील्ड बनाई जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के भीतर छुपी हुई थी, और दूसरी डिफेंसिव बैरियर बन गई। आसमान में लाल और बैंगनी रंग जोरदार तरीके से टकराए। पूरा गॉड रेल्म जैसे अंदर की ओर ढहने लगा। अगले ही पल टक्कर के केंद्र से एक भयानक गर्जना फूट पड़ी। यह 2 सुप्रीम गॉड्स की सीधी टक्कर थी। डिस्ट्रक्शन और किलिंग दोनों ही बेहद विनाशकारी डिवाइन पावर्स ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया। कुछ पलों के लिए आसमान अंधेरा हो गया। नीचे गॉड रेल्म के फॉरबिडन लैंड की सारी वनस्पति चूर्ण बनकर गायब हो गई। गॉडेस ऑफ लाइफ ने तुरंत एक विशाल हरी शील्ड फैला दी ताकि वहां मौजूद बाकी गॉड्स सुरक्षित रह सकें, और उन्हें उस भयानक टक्कर से दूर ले गई। विनाश के उस डरावने आफ्टरमैथ को शांत होने में 10 सेकंड से भी ज्यादा समय लगा। टैंग सान अभी भी हवा में रुका हुआ था और नेटर व्हाइट टाइगर ने उसे संभाल लिया था। दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्शन लाइट स्फीयर टूट चुकी थी, लेकिन 7 गॉड ऑफ ओरिजिनल सिन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई प्रोटेक्शन लाइट शील्ड अब भी मौजूद थी, हालांकि उस पर जाले जैसी अनगिनत दरारें पड़ चुकी थीं। इस टक्कर से साफ पता चल रहा था कि इस बार टैंग सान का पलड़ा भारी रहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थीं और वह साफ तौर पर नुकसान की स्थिति में आ गया था। फिर भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में घमंड कम नहीं हुआ। इस टक्कर में पिछड़ने के बावजूद उसके हाव भाव में कोई डर या घबराहट नहीं थी। अभी अभी चली उस तलवार के साथ गॉड शूरा की ब्लड सोर्ड की सोर्ड इंटेंट उसके शरीर में घुस गई थी और अंदर ही अंदर तबाही मचा रही थी। वह भयानक मर्डरस ऑरा उसकी आत्मा को तोड़ देने के करीब पहुंच चुकी थी। 9 कलर गॉड्स की बढ़ोतरी के तहत अभी टांग सन की ताकत पूरी तरह से उसे पार कर चुकी थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।